अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज कैपिटल गेन डिस्कस करने जा रहे हैं। कैपिटल गेन्स में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया हुआ है पहले तो उसको आप बुरा तो नहीं मनाते, मैं रोज रिवाइज करवा देता हूँ शुरू में आके। हाँ जी, अच्छा लगता है। चलो, कैपिटल गेन को हमने डिस्कस किया और कैपिटल और गेन्स के अंदर दो हमारी चीजें जो थी वो उसमें वो आ गई। ठीक है जी। से एक मिनट है, एक मिनट इसको कॉल। पूछा जा रहा है ना, उसके अलावा जितनी मर्जी बातों का जवाब देंगे वो जवाब नहीं होगा, है ना। जो सवाल पूछा जा रहा है जी। तो कैपिटल गेन्स के अंदर हमने बात की थी कैपिटल एस, यानी अगर इसको पूरा पढ़ेंगे तो बनेगा कैपिटल एसेट गेन्स, राइट। और इसकी डेफिनेशन क्या है? द गेन फ्रॉम द कैपिटल एसेट। द गेन, पहले इसको देखें। द गेन, गेन क्या है? एसेट को बेचने से, यानी सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर माइनस कंसिडरेशन, यानी उसको खरीदने और बेचने पे कितना खर्चा है या उसको ऑर्डर करने में कितना खर्चा है। तो कॉस्ट, कंसिडरेशन दी, जो आपने पैसे दिए या कोई एसेट दिया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, ये कॉस्ट बन गई। उसको इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर, उसको खरीदने में कितने पैसे दिए और उसको बेचने में अगर कोई पैसा दिया है वो भी उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। क्या आपने उसमें कोई ऑल्टरेशन, कोई मॉडिफिकेशन भी की है, वो भी आ जाएगी उसके अंदर। जी, वेरी गुड। इधर से। अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा, उसका टूटना ही अच्छा लगेगा। जी। तो ये हो गया जी गेन। और सेल प्राइस, अगर नॉर्मल हालात में एसेट बेचेंगे तो सेल प्राइस उसकी गिनी जाएगी और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। और अगर एसेट डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर उसको फेयर मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है, अगर वो एसेट को बिक गया है, टूट गया था, बिक गया है और उससे कोई इंडेमनिटी कंपनसेशन, किसी ने आपको कंपनसेट कर दिया, चोर चोरी करके ले गया था, उससे कुछ पैसे रिकवर हो गए, ठीक है, और अगर पुलिस वालों को कुछ पैसे दिए हैं तो वो भी आपकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगी उसको रिकवर करने के लिए। ठीक है। तो ये चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, उसमें आ जाएंगी। तो ये हो गया गेन। अब कैपिटल एसेट को हमने डिस्कस किया था। लॉ ने कहा वो तमाम एसेट जो बिजनेस में इस्तेमाल हो या प्राइवेटली इस्तेमाल हो, पर्सनल, ठीक है, वो कैपिटल एसेट कहलाएंगे। मास वाई, उसने स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, वो हमने बात, स्टॉक इन ट्रेड जो है वो इंटेंजिबल डिप्रिसिएबल एसेट्स, कंज्यूमेबल स्टोर, रॉ मटेरियल, इन बिजनेस में जो एसेट्स इस्तेमाल होते हैं, और पर्सनल मूवेबल एसेट्स, मास वाई, जो सब सेक्शन 5 of 38 में गिवन है। ज्वेलरी, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, कॉइन्स, फर्स्ट डे कवर, फोलियो, बुक्स, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट, ये सारी चीजें उसमें शामिल, वो वो कैपिटल एसेट्स होंगी।
वो कैपिटल एसेट्स। और दूसरा, इन एसेट की क्या ख्वास है कि इनमें लॉस होगा तो हम इसको इग्नोर करेंगे। ये बात हमने डिस्कस कर ली। फिर हमने इसके ऊपर, अच्छा, इसके लिए मैंने एक लफ्ज बनाया हुआ था पहले, सिद्धू। सिद्धू इज नॉट अ कैपिटल एसेट। सिद्धू है ना वो, जो इंडिया का, जो बहुत मुस्कुराता है वो। तो सिद्धू इज नॉट अ कैपिटल एसेट। कैसे? स्टॉक इन ट्रेड, intangible depreciable assets and other movable assets, तो सिद्धू इज नॉट अ कैपिटल एसेट। उसके बाद हमने बात की थी कि ये जो कैपिटल एसेट की आगे दो क्लासिफिकेशन सेक्शन के मुताबिक है। एक थी 37A की, सिक्योरिटीज, जिसके सिक्योरिटी से क्या मुराद है? पब्लिक कंपनी शेयर्स, पब्लिक शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, वाउचर्स ऑफ पीटीसीएल, मुदारबा सर्टिफिकेट्स, रिडीमेबल कैपिटल, डेरिवेटिव्स, राइट, और ट्रेडेड फंड, यूनिट्स ऑफ ट्रेडेड फंड्स। ये चीजें जो है हमारी क्या होंगी? सिक्योरिटीज कहलाएंगी। ये सारी की सारी सेपरेट ब्लॉक में है। ये सारी की सारी किस में है? सेपरेट ब्लॉक में है। जो बाकी कैपिटल एसेट्स बचते हैं उसमें आपको पता है कि ज्वेलरी, पेंटिंग वगैरह ये चीजें हैं, पर्सनल एसेट्स हैं। शेयर्स इन प्राइवेट कंपनी, शेयर्स इन एओपी एंड शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। आपने प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, वो इसमें आ जाएगी। स्टॉक मेंबरशिप है, माइनिंग राइट्स भी इसमें आ जाते हैं। एक दफा उसने एग्जाम के अंदर ये बात कही, उसने कहा एक प्लांट था हमारा जो बाहर के मुल्क से आ रहा था, रास्ते में डैमेज हो गया वो। क्या हुआ? बिजनेस के लिए आ रहा था तो रास्ते में क्या हुआ? डैमेज हो गया, उसकी इंश्योरेंस मिल गई हमें, और वो खामोश हो गया। अब जब ऐसे डैमेज होता है तो उसकी इंश्योरेंस, जो भी कंपनसेशन होती है माइनस उसकी कॉस्ट हम कर देते हैं। तो गेन तो कैलकुलेट कर दिया हमने, सवाल ये था कि जाएगा कहाँ? सैलरी में तो नहीं जा सकता ना मेरा प्लांट। अब जो एसेट बिकता है उसके दो ही वेन्यूज होते हैं, या वो बिजनेस होता है या वो कैपिटल गेन होता है। बाकी तीनों हेड्स में कोई चीज बिके तो वो नहीं जाती। सैलरी है, हाँ, सैलरी में सिर्फ था कि ऑप्शन भेज दिए आपने, रिस्ट्रिक्टेड शेयर भेज दिए, इसके अलावा आपने देखा उसमें कोई बिकती हुई चीज। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी डिस्पोजल नहीं जाती, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी नहीं जाती। तो हेड दो ही बचते हैं। अब ये डिसाइड करना था कि ये कैपिटल एसेट है या नहीं है। उसके लिए कैपिटल एसेट का आपने ट्रीटमेंट किया है इसके ऊपर, क्या ये स्टॉक इन ट्रेड है? नहीं, नहीं है ना। ये तो प्लांट था जो कारोबार ने इस्तेमाल करना था। क्या ये डिप्रिसिएबल एसेट है? अभी तो मुझे मिला ही नहीं, अभी तो बिजनेस में यूज ही नहीं हुआ। तो डिप्रिसिएबल की डेफिनेशन से भी निकल गया। क्या ये मेरा पर्सनल मूवेबल एसेट है? नो। तो फिर ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में चला गया। बहरहाल ऐसी चीजें हम एग्जामिनर से एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतने छोटे बच्चों को इतनी तेज गाड़ी चलाने की आदत नहीं होती। लेकिन ये और चीजें होती हैं जो कभी एग्जाम में आ जाती हैं। कोई एग्जामिनर को गुस्सा चढ़ा हो, उसकी 5 बेटियों के बाद छठी बेटी भी पैदा हो गई, उसने कहा इंशाल्लाह आज नहीं छोड़ूंगा किसी को। ऐसा गलत मूड में बैठा होता है कोई बंदा जो है ना, इस तरह की चीजें हरकतें करते हैं। लेकिन नॉर्मल जो है वो इंसान ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। एक दफा उसने लफ्ज यूज किया, ट्रेडेड क्यूपॉन्स। ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करना जो है शेखी मारने वाली बात है। भी आपको क्या जरूरत है, सीधी बात करें। बच्चे से पूछेंगे भी आपको क्या आता है, ये ना पूछे तुम्हें क्या क्या आता है। ये पूछे भी जो तुम्हें कहा है तुम्हें आता है या नहीं आता। बात जो है वो सिंपल और सादा होनी चाहिए। सही है, ये सारी चीजें हमने। फिर हमने फेयर मार्केट वैल्यू को डिस्कस किया था कि लैंड और बिल्डिंग की, ये एफबीआर का रेट को फेयर मार्केट वैल्यू कहा जाएगा, अगर वो नहीं होगा तो डीसी रेट को समझा जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों होंगे तो फिर एफबीआर को ही फेयर मार्केट वैल्यू समझा जाएगा। जो स्टॉक में कंपनीज लिस्टेड होती हैं उनकी फेयर मार्केट वैल्यू तो क्लोज एंड के जो प्राइस होती है वही होती है। और अगर वो प्राइवेट कंपनी है जिसके शेयर्स ट्रेड नहीं हो रहे तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ब्रेकअप वैल्यू जो है, ब्रेकअप वैल्यू क्या होती है? पेड अप कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग, जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व हम टैक्स में कहते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड करेंगे तो वो ट्रेडेड वैल्यू वो बन जाती है। उसकी ब्रेकअप वैल्यू बन जाती है। ये चीजें हमने डिस्कस की थी। फिर हमने कहा कि क्या कोई लैंड और बिल्डिंग बिके तो उसकी टैक्स रेट्स कम भी हैं? हमने कहा हाँ। अगर आर्म फोर्सेस
प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ओरिजिनली जो उनको प्लॉट दिए गए थे वो बेच दें 3 साल के अंदर अंदर, तो जो भी टैक्स रेट होगा उनका आधा देंगे। और अगर 3 साल के बाद बेचेंगे तो 25% देंगे, 75% एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और अगर वो शहीद हो गए, उनकी डेथ हो गई और उनके डिपेंडेंट बेचेंगे पहली दफा, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाए। ये बातें हमने उसमें डिस्कस की थी। आज हम सिक्योरिटीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। कह रहे हैं मेरी वीडियो नहीं आ रही। बेटा ये एक स्टूडेंट ने कहा है कि मेरी वीडियो नजर नहीं आ रही, क्या ऐसा ही है? ऑनलाइन जो स्टूडेंट देख रहे हैं, एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि सर नहीं आ रही। ओके। अच्छा, आप ये तो नहीं कह रहे स्क्रीन शेयर? स्क्रीन शेयर तो मैंने की नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं बेटा मैंने की हुई। ओके जी, थैंक यू। ले जी, ये तो था हमारा वो सारा। अब हम चलते हैं अपने सिक्योरिटीज के ऊपर, कि हमारी जो सिक्योरिटीज हैं। अच्छा, ये सिक्योरिटी मुल्क की सिक्योरिटी नहीं है। कुछ स्टूडेंट के जहन में बार बार आ रहा होता है कि सर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी नहीं है, ये वो सिक्योरिटी भी नहीं है जिसकी आप बात करते हैं, ये सिक्योरिटी ऑफिसर भी नहीं है। ये क्या है? उस लेटर को सिक्योरिटी कहते हैं। वो डिबेंचर की शक्ल में हो, वो बॉन्ड्स की शक्ल में हो, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो, उनको हम वो सिक्योरिटीज कहते हैं। ये सारा हो गया था। इसमें अगर कोई चीज, ये भी टेबल भी हमने पढ़ लिए थे, आपको याद? ये मैंने कहा था अभी रहने दें। एडवांस टैक्स जो है, ये ग्रे एरिया, अभी इसको छोड़ दें। ये भी था। नॉन कॉग्निशन रूल्स मुझे याद है, ये हमने बड़े इंपॉर्टेंट थे। हमने क्या कहा था नॉन कॉग्निशन रूल में? एस, उसने क्या सुसाइडल, SDGL, क्या लफ्ज उसने बोला था? सुसाइड गैस लिमिटेड। ठीक है। तो ये था स्पाउस को दिया जाए डेथ के ऊपर, या रिलेटिव को गिफ्ट दिया जाए, ये लफ्ज आपने खराब नहीं करना। गिफ्ट रिलेटिव को दिया जाए तो वो एग्जेम्प्ट होता है। और अगर कोई शख्स रेजिडेंट है, ये रेजिडेंट के ऊपर मैंने हाईलाइट करवाया था, रिलेटिव की डेफिनेशन की थी। अच्छा जी, इसमें नीचे लिखा हुआ है कि ट्रांसफर फैसिलिटी अंडर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट इज एग्जाम्ड इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। यहाँ पर सिर्फ ये बात बताई जा रही है कि जिस शख्स ने तलाक दी और जिसको कंपनसेशन मिली। अच्छा, ये ऐसे नहीं होता कि तलाक लेने वाले को ही कंपनसेशन मिलती है। बाज का तलाक देने वाले को और बाज का तलाक लेने वाले को कंपनसेशन मिलती है। ये दोनों सूरतों में हो सकता है। एक कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है कि तलाक अगर खातून ले रही हैं, हो सकता है उनको पैसे देने पड़े कि जी पैसे ले लो मेरी जान छोड़ो मुझे, जिसको खुला कहते हैं। तो वो भी हो सकता है। तो जिसको भी पैसे मिलेंगे, अब जिसको वो चीज मिलेगी, गोल्ड हो, वो घर हो, जो भी हो, उसके लिए भी एग्जाम्प्ट होगा। बेचने वाले के लिए भी एग्जाम्प्ट और लेने वाले के लिए भी एग्जाम्प्ट, दोनों के लिए क्या होगी ये? एग्जाम्प्ट होगी। अब आगे जो बात आती है कि जब वो आगे बेचेंगे तो क्या होगा, वो मैं बात आपको बता चुका हूँ कि उसकी जो कॉस्ट जीरो नहीं होगी, बल्कि जो कॉस्ट जो उसकी थी, जिसने बेचा दिया है, जो उसकी कॉस्ट होगी, इसकी भी वही कॉस्ट बन जाएगी। इन है विरासत में भी ये एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है। ये गिफ्ट के ऊपर मैंने कल आपको बताया था कि वो एक वीडियो है, वो देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो वहां लिखेगा टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट, वो लाजमी उसको देख लीजिएगा। बड़ी अच्छी वीडियो मैंने बनाई हुई है।
ये भी एडवांस टैक्स का है, इसको भी अभी, वैसे उन्होंने लिखा तो हुआ है इसके ऊपर कि परचेजर ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी शैल डिडक्ट adjustable advance tax of market value of the shares and pay to FBR within 15 days of the payment of cost transfer of the shares। ये एडवांस टैक्स की है बात, इसको भी जरा ग्रे एरिया में डाल दें। अच्छा, ये जो एक नया सेक्शन उन्होंने देखें 7E इन्होंने ऐड किया हुआ है, ये और पिछले या उससे पिछली अटेम्प्ट में ये टेस्ट हुआ हुआ है 7E वाला। ये बाद में मैं करवाता हूँ, एक डिफरेंट चीज़ है ये। ये डबल टैक्सेशन का रूल है ये सेक्शन 73 की वायोलेशन है। ये बात हम कर चुके थे, पब्लिक कंपनी को भी डिस्कस कर चुके हुए हैं हम, ये दोबारा आई है। ये भी मेरा ख्याल पढ़ चुके हैं ना। अब आ गया जी, कि अगर हम सिक्योरिटीज को बेचेंगे तो उस पे क्या टैक्स होगा, ये जरा आपने ध्यान से बात को देखनी है। कहता है जी, वेयर द सिक्योरिटी वॉज अक्वायर्ड अप टू 30 जून, वन बाय वन देखिएगा। दोबारा बात किसकी हो रही है? अक्वायर्ड की। ठीक है, अगर सिक्योरिटी आपने अक्वायर की है 30 जून 2013 तक, जब भी बेचेंगे वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। जाहिर बात है, अभी तो 2025 है ना, आप 26 में बेच दें, 27 में बेच दें, जब भी बेचेंगे, तो अगर सिक्योरिटीज 2013 30 जून तक बाय की गई हैं तो वो एग्जाम्प्ट होंगी। और अगर, अच्छा अगर पहले आप इसको देख लेंगे ना तो फिर आपको ये आसानी होगी, ये वाली जो अगली चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप पहले इसको देखिएगा, अभी जो करंट हमारी चल रही है, ठीक है, ये देखिएगा, ये वही रेट हैं जो आपको लैंड और बिल्डिंग के नजर आ रहे थे। क्या था कि अगर आपने कोई प्लॉट 1 जुलाई 2024 को या उसके बाद खरीदा है तो रेट क्या है? 15%। लेकिन बाकी केसेस में क्या है? अगर आप फाइलर नहीं हैं तो फिर आप नॉर्मल में चले जाएंगे या 15। इसकी मैं आपको अभी इलस्ट्रेशन करवा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये बात क्लियर हो गई? तो ये तो दोनों के लिए सेम है, यानी लैंड और बिल्डिंग हमारी हो या हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी सिक्योरिटीज हों, तो दोनों का रेट इस साल उन्होंने क्या कर दिया? सेम कर दिया कि अगर आप 1 जुलाई 2024 या उसके बाद खरीदेंगे तो जब भी बेचेंगे उसका होल्डिंग पीरियड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इससे पहले की बात करते हैं कि 2013 तक तो हो गए एग्जेम्प्ट, 2013 तक तो क्या हो गए? एग्जेम्प्ट थे ना यहाँ तक, ये वाली। 2013 से 22 तक जो है वो कितना रेट था? 12.5%। कितना था? 12.5%। ठीक है। अच्छा, यानी आप देखें यहाँ पर स्लैब जरा डिफरेंट है। और 2022 से लेके 24 तक, 30 जून तक, वो कितना लिख दिया कि अगर 1 साल तक बेचेंगे तो वो 15% है, और अगर 1 साल के बाद बेचेंगे तो कितना है? 12.5%। अच्छा, अगर इसको टेक्निकली आप देखें, टेक्निकली जरा देखिएगा, तो हमारे ऊपर जो रेट लग रहा है वो 15% ही लग रहा है। देखें कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने सिक्योरिटी एक्वायर की 1 जुलाई 2013 से 30 जून 2022 तक, ठीक है, तो आज के दौर में अगर आप इसमें कहीं बाय करें, इसके अंदर, तो 23 24 और 25, 3 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका होगा, तो 12.5% लगेगा रेट। मैं आपको जरा इस तरीके से करके दिखाता हूँ। आपने करना ये है कि इसकी हम पहले ना स्लैब्स बना लेते हैं इधर, ताकि हमें थोड़ा सा आसानी। पहली स्लैब क्या है? आप 30 जून 2013 पहले लिख लें यहाँ पर।
यानी असल सारी गेम तो जून तक ही चल रही है ना, तो हम सिर्फ 2013 लिख लेते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी हो। 2013 तक, और उसके बाद की अगली स्लैब हमारी कब तक चल रही है? 2022 तक। और उसके बाद हमारी कौन सी स्लैब चल रही है अगली? 24 तक। और उसके बाद हमारी अब की करंट स्लैब ये वाली जा रही है। तो बेसिकली यहां पर क्या हो गया? 0%। यहां पर क्या हो गया? 12.5%। राइट। यहां पर क्या हो गया? 12.5%। और यहां पर क्या हो गया? 15%। वो कैसे? भाई जो बंदा यहां पर, मैं तो यहां फॉल कर रहा हूं ना, तो बिल्कुल इस पीरियड में कहीं होगा तो फिर ही एक साल उसको बनेगा ना। यानी इस स्लैब के अंदर कहा गया कि अगर आप सिक्योरिटीज को एक साल के अंदर अंदर, यानी इस पीरियड के दौरान अगर आपने एक्वायर की है, यानी 1 जुलाई 22 से लेके 30 जून 24 तक, थोड़ा सा दिमाग की दही बनाएगा ये वाला एरिया, लेकिन हम उसको आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा दोबारा, 13, 22, 24 और ऑनवर्ड। 24 के बाद तो एक ही रेट है ना, वो है हमारा 15%। 24 को, 1 जुलाई। उससे पहली जो स्लैब है उसमें 12.5 और कितना है? 15%। यानी अगर होल्डिंग पीरियड उसका एक साल के अंदर है तो फिर आपको 15% देना है। और अगर एक साल एक्सीडिंग 1 ईयर बट डज नॉट एक्सीड 2 ईयर, तो फिर कितना हो जाएगा? 12.5%। सही है। तो ये हमारे पास उसने रेट जो है हमें बता दिए। जनरली मैं आपको बता दूं, जनरली जो मैं आपको बता दूं कि एक साल के अंदर अंदर अगर सिक्योरिटीज बेची जा रही है ना, तो 15%, अगर आप घूम गए हैं ना एग्जाम में, अगर होल्डिंग पीरियड उसका 2025 के लिए बता रहा है और आपको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, तो आप जो है वो उसका आप 15% रेट लगा दें अगर कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप अगर इनको याद कर लें, नॉर्मली वो रेट ये दे भी देता है, नॉर्मली ये रेट से दे भी देता है, इसलिए तसल्ली के साथ आप इसको पढ़ेंगे तो बात समझ आ जाएगी। अच्छा, स्टूडेंट जब अंग्रेजी पढ़ता है ना, तो उसको साथ साथ चाहिए कि समझ रहा हो यार, इस ये खरीदा, ये बेचा, ये उसकी मार्केट वैल्यू थी, ये थी, फिर उसकी अंग्रेजी ठीक चल रही होती है। लेकिन जब वो अंग्रेजी के अंदर ही एक ही दफा पढ़ता है ना, तो कहता हो यार ये पता नहीं क्या कहानियां सुना रहा है। लेकिन तसल्ली के साथ पढ़ने से चीज वाजिया हो जाती। चलें जरा मेरे साथ पढ़ें। सिक्योरिटीज कब एग्जाम्प्ट होंगी? 2013 तक जो अक्वायर की गई होंगी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। और उसके बाद वाली 2022 तक और आज बेची जा रही हैं, तो वो क्या होंगी? 12.5%। और उसके बाद 24 तक की जो सिक्योरिटीज होंगी नेक्स्ट लॉट के अंदर, ठीक है, अगर हम इसको कर लें, दौर कर लें, तो ये हो गया दौर ए, दौर बी, दौर सी और डी। डी आज का दौर है, राइट। और हमारे अबाव अजदाद का दौर क्या था? ए, जो खत्म हो चुके हुए हैं। ये आज की जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन चल रही है। ए जनरेशन वालों को टैक्स नहीं लगेगा, राइट। हमें कितना टैक्स लगेगा? 15% टैक्स लगेगा। इसके दरमियान वाले जो हैं, हमारे जो दादा थे, ये हम हो, अगर ये हमारे अब्बू हो गए, तो ये क्या हो गए? दादा। तो दादा को कितना टैक्स लगा? 12.5%। और जो हमारे अब्बू की नस्ल के जो जवान लोग हैं उनको कितना लगेगा? 15%। उनमें से जो बूढ़े हैं उनको 12.5%। और आज हम तो बहुत ही जवान हैं, तो हमें भी हमारे अब्बू वाला ही टैक्स लगेगा। इस तरह से याद कर लें। समझ आ गई क्या नहीं? हमारी ऊपरी नस्ल कौन सी है? सी। उस नस्ल में जो बूढ़े हैं, यानी जिनकी उम्र 2 साल से ज्यादा है, उनको कितना टैक्स देना है? 12.5%। दादाजी को कितना टैक्स देना है? दादाजी की पैदाइश क्या है? 30 जून 2022 तक। तो तमाम लोग जो 30 जून 2022 तक पैदा हुए वो दादा है, राइट। जो 30 जून 2024 तक पैदा हुए वो कौन है? अबू हैं। और करंट नस्ल क्या है? करंट जनरेशन वो हम है। हमने कितना टैक्स देना है? 15%। हमारे अबाव, हमारे अबुओं में वो जो जो यंग है, उन्होंने कितना टैक्स देना है एक साल के अंदर?
15%, जो 1 साल से बड़े हैं 12.5, और उससे बड़ों में भी 12.5 लेते, याद रहेगा। चलिए। अच्छा, ये जो फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, ये जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके ऊपर फिक्स टैक्स लगा हुआ है 5%। एग्जाम में आपको आज तक मुझे यही नजर आया, ये पेमेक्स कभी नजर नहीं आया, लेकिन रेट आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, टैक्स रेट ऑन सर्टन एग्जाम्पल इंक्लूड रेट। म्यूचुअल फंड जो है उनका 15% रेट है। अगर हम सिक्योरिटीज के ऊपर चलें तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ये सिक्योरिटीज थी ना, देखें। डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में डील हो रही है, इनका कितना रेट है? 5%। और इसके अंदर जो म्यूचुअल फंड कहाँ लिखा हुआ है? हमारे म्यूचुअल फंड था ना इधर में, ये शेयर्स के अंदर था ना। शेयर्स के अंदर म्यूचुअल फंड था यहाँ पे, याद है? उसका रेट कितना फिक्स है? 15%। बाकी क्या चीज बच गई? तो पब्लिक कंपनी वाउचर, मुदारबा सर्टिफिकेट, रिडीमेबल कैपिटल, डेट सिक्योरिटीज, ये इन सब का रेट वो क्या है? वो जो अभी हमने डिस्कस किया है, क्या था? 0%, 12.5%, इसको लॉक कर दें और यहाँ लिख दें 2022। ठीक है, फिर 12.5%, 15%, इसको लॉक कर दें 2024। और यहाँ क्या है? 15%। ये बाकी सबके ये रेट्स हैं। यानी अगर म्यूचुअल फंड्स आ जाए तो उसका रेट कितना होगा? 15%। नॉर्मल वही 15% जो चल रहा है। और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर जो करेंगे तो वो कितनी हो गई? 5% हो गई। अच्छा, सिक्योरिटीज का गेन वो कहता है जी फाइफो बेसिस पे टैक्स होगा। पहले मैं पढ़ा देता हूँ। फाइफो क्या होता है? फर्स्ट इन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नजर नहीं आ रहा आपको? अच्छा, अब सही। अच्छा जी, उसने कहा कि आप में से कोई बता सकता है ये फाइफो होती क्या है, चीज है ये? पढ़ा कभी आपने फाइफो? क्या होती है ये? हाँ जी। सेल करेंगे, और अगर गाहक कहे नहीं मुझे अभी वाली दो करंट, जैसे मैं करता हूँ। मैं जब जाता हूँ ना बेकरी पे, तो उनकी पहली चीजें हटा के मैं पीछे से चीज उठाता हूँ। ये तो है ना मेथड। ये क्या चीज है, मैं ये पूछ रहा हूँ। भाई आपने कहा जी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो बेकरी वाले करते क्या है? जो कल की होती ना ब्रेड, वो आगे कर देते हैं, नई पीछे करते हैं, ताकि फाइफो ही चले। ताकि कस्टमर ने क्या करना है, आसानी ना। उसने आज ये ब्रेड उठानी है, मैं नहीं उठाता, मैं पिछली वाली ब्रेड उठाता हूँ, क्योंकि मुझे उनका पता है कि फ्रेश इसने पीछे, तो मैंने उनका लाइफो चला दिया। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट मीन करंट जो आई है, मैंने वो पहले उठा ली। तो ये फाइफो फिर क्या हुई? ये तो मेथड है ना जी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। चले, मैं आपको इसकी, मैं एक्सेल की शीट आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। मैं कहता हूँ कि हम यहाँ पर डेट लिखते हैं, डेट।
और मैं इनको यहाँ पर जाके डेट्स के अंदर फॉर्मेट सेल, हमने 1 जनवरी 2025 को शेयर खरीदे। ये मैं ऊपर पहले लिखने लगा हूँ, परचेज का डेटा, परचेज में नंबर और उसकी प्राइस। 1 जनवरी को मैंने 2000 शेयर बाय किए और प्राइस थी 25 रुपये। फिर मैंने जो था वो 25 जनवरी 2025 को मैंने फिर 5000 शेयर खरीदे और शेयर प्राइस थी 30 रुपये। ठीक है। उसके बाद 15 फरवरी 2025 को यहाँ हम सेल लिख लेते हैं, मैंने सेल कर दिए 3000 यूनिट। ठीक है, 40 रुपए के। ठीक है। तो अब मेरी सेल प्राइस क्या हो गई? वो हो जाएगी मेरी 3000 इंटू 40, 12,000, 1,20,000। अब इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल में क्या माइनस करूँ? कॉस्ट ऑफ मेरी क्या होगी? फिर 2025 के हिसाब से करेंगे 1,000 की। क्यों करेंगे? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। मैं अब कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जी, हमने किया 2000 यूनिट जो थे वो मैंने माइनस किए 2000 इंटू 25, और फिर बाकी के बचे 1000 ये इंटू 30। तो मैं कहूंगा जी मेरा जो गेन आया वो ये वाला है। ये आप अकाउंटिंग में भी यही करते हैं ना, तो मैं कहूंगा मेरा कैपिटल गेन ये है। पहला सवाल तो ये है, तो मुझे इसका बताएं, ये क्यों यूज करते हैं? मेरा सवाल है आपसे, एक आंसर आया हुआ देखते हैं। ये भी ये भी पहले वाला दिया था। क्या शायद ना हो। प्रैक्टिकली नहीं। ऐसा ही पॉसिबल होता है? प्रैक्टिकली तो नॉर्मली मैंने बताया कि ऐसा नहीं भी हो रहा होता। जैसे मैंने बताया कि मैं चीजें पड़ी हुई हैं, एक बंदा कहता नहीं यार मुझे वो चीज चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, फाइफो चलाना है भाई, हमें काउंटिंग मेथड अलाउ नहीं करता, कस्टमर खराब कर देंगे। या आप जिस बंदे को कहते हैं यार ऊपर से जाके चीज उठा लाओ, तो वो फाइफो चेक करता है, वो जो मिलती है उठा के ले आता है, जो उसको आसानी होती है। बाज का कारीगर क्या करते हैं, लाइफो भी चल रहे होते हैं। वो कैसे? मसलन जिस रात को आपकी गाड़ी आई है, वो पैकेट लेके आया, तो वो उसको आप कहते हैं यार ये गोडाउन में लगा दो, तो लगा देगा ना वो। 3 दिन बाद दूसरी गाड़ी आई है, तो वो पहले वाले आगे करेगा? ऐसे तो नहीं करेगा ना। बड़े आइटम्स हैं तो वो क्या करे, उसके आगे लगा देगा। तीसरा आएगा उसके आगे लगा देगा। ईंटें आ रही हैं, ऐसे ही करेंगे ना। अब एक ऑर्डर आ गया आपके पास, उसे कहा जाओ यार ईंटें उठा लो 5,000, तो वो क्या करेगा? वो पिछली वाली उठाएगा जाके। वो क्या करेगा? अगले वाली उठा लेगा। तो ये तो लाइफो चल रहा है। अगर गुड्स पेरिशेबल है तो। क्या ये पेरिशेबल गुड्स के ऊपर चलता है फाइफो? कहीं लिखा हुआ है ऐसा? फिर वो आइडेंटिकल होंगे तो डिपेंड नहीं करता, चीजें सेम है, वो पहले से तो पेरिशेबल नहीं, वो जैसे मर ये जाते ईंटें सेम है ना, पहली भी ईंट थी अभी भी सेम है, ब्रेड भी सेम है। हैं। प्रोडक्ट की नेचर में सेम है, वो बाद में उठाने पहले उठाने की कोई बात होएगा नहीं। वो आप तो कंपनी अगर बात एक है तो फिर उन्होंने बात क्यों खास की है कि अभी फाइफो लगाएं? प्रॉफिट के लिहाज से प्रॉफिट लोकेशन के लिए होगा ना, कि अगर आपने कुछ ही पहले परचेज की उसकी कॉस्ट कम है तो आपको प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। लेकिन अगर तो बाद में बेच देंगे तो आज अगर प्रॉफिट नहीं तो कल एडजस्ट हो जाएगा। मतलब चीज है इंटेंट फॉर एग्जांपल वो सेम नेचर की है, तो अगर हाँ, आप वो भी सेम है तो पीछे पड़ी हुई है फाइफो में नहीं है, तो जो बाद में नहीं वो भी सेम है, तो उनमें डिफरेंस होगा नहीं। आपकी डिफरेंस मेहनत। नहीं है, यही इस मैं कह रहा हूँ ना, डिफरेंस नहीं है। तो मैंने इसको चार्ज कर दिया है ना, तो फर्क क्या पड़ेगा? मिसाल के तौर पे मैं दोबारा बेच दूंगा,
ओवरऑल प्रॉफिट में तो इस साल प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, अगले साल कम हो सकता है। मैं कोई भी मेथड लगाऊंगा ना, मेरे प्रॉफिट में ओवरऑल फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कंफर्म है ना? तो फिर क्यों लगाया है? करंट के प्रॉफिट को कम करने के लिए, मुनाफे कम करने के बढ़ भी सकता है, उलट भी हो सकता है। लिए, तो depend करता है। भाई फाइफो वो डिपेंड करता है ना, अगर पिछली दफा ये 30 की आई या 25 की आ गई, अगर मैं डेटा चेंज कर दूं तो यहाँ डेटा चेंज हो जाएगा। कोई वजह तो होगी ना। ये एक बेटा इशू है, ये मैं इसलिए यहाँ रुका हुआ हूँ क्योंकि मैंने आगे फिर ये बात डिस्कस होनी है बिजनेस में जाके। अब सुनिएगा, जब भी आप अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे होते हैं ना, तो कहीं पर आप स्टक ऑफ हो जाते हैं जाके, जहां पर एक्यूरेसी जो है वो खराब हो रही होती है। वहां आपको एजम्पशंस पे काम करना पड़ता है, कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ती है, एक्चुअली वैसे नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक एजम्पशन प्रोड्यूस करना पड़ती है। मिसाल देता हूं, जैसे हम लोग शादियां करते हैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं ना, क्या वैसे ही चीजें हो रही होती हैं जिंदगी में? नहीं होती ना। लेकिन अज्यूम किया जाता है कि भी ऐसे होगा। आप प्रोविजन क्यों क्रिएट करते हैं? उसका भी यही मकसद होता है कि आपके कुछ एक्सपेंसेस जो कंफर्म हो रहे होते हैं उस पीरियड के बाद, जिनकी टाइम और अमाउंट का आपको पता नहीं होता, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक एस्टिमेटेड सा एक्सपेंसेस आज ही बुक कर लेते हैं। क्या करते हैं? एस्टिमेटेड सा एक्सपेंसेस आज बुक कर लेते हैं और फ्यूचर में उसकी एडजस्टमेंट डाल देते हैं जब एक्चुअल पेमेंट होती है। तो इस साल के एक्सपेंस का कुछ हिस्सा अगले साल को में जा रहा होता है। बैड डेट्स की मिसाल ले लें, अभी बैड डेट्स हुए नहीं है, आपने हिस्ट्री को देखते हुए आज कुछ बैड डेट्स अपनी किताबों में डाल दिए, क्योंकि सेल इस साल की है। अगर इस साल की सेल को आप छोड़ देंगे तो इस साल के बैड डेट्स अगले साल आ रहे होंगे, और अगले साल के बैड डेट्स उससे अगले साल जा रहे होंगे। डेटा डिस्टर्ब होगा। तो आप उसका 80-90% कुछ करके उसके बैड डेट्स आज बुक कर देते हैं, यानी सेल भी इस साल की, इसको कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? मैचिंग। ये एक अजम्पशन ली जाती है कि भाई आपने किसी बात पे सेटल तो होना है ना, तो फिर अज्यूम कर लें कि जो चीजें पहले आई हैं वो पहले बिकी होंगी। ये अजम्पशन है। अब समझ आई ये क्या है? अजम्पशन होती है। तो ये सिक्योरिटीज में भी और बिजनेस के अंदर भी ये अजम्पशन फॉलो की जाती है। इस ओके। तो एक चीज तो उसने ये बता दी कि आप सिक्योरिटीज को कब किस पे लेकर जाएंगे। जवाब अभी तक किसी ने भी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक नहीं दिया। पर मुझे पता था कि आप जवाब ये ठीक नहीं दे सकते, क्योंकि आपने इसको तसल्ली से कभी पढ़ा नहीं है। सही है। ये नहीं, मैं, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको कोई कंडेम कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपको इसके जवाब का सही तरह से पता नहीं होगा। अभी भी पता चला कि नहीं? नहीं पता चला कि ये अज्यूम फिगर होती है, ये एक्चुअल फिगर नहीं होती, इसलिए इसको लेकर चला जाता है। Capital gain shall be computed on FIFO basis as consideration received less cost of the capital asset। देखें, ये जो होती है ना, फाइफो लगता कॉस्ट के ऊपर है, ये भी जेहन में रखें। सेल में नहीं लग रहा होता। सेल अभी अगर इस डेटा में आप देखें तो मैंने फाइफो किस पे लगाया है? पर सेल पे तो नहीं लगाया। सेल तो उसी दिन कंफर्म होती है। कॉस्ट का मसला होता है कि कॉस्ट ऑफ सेल कितनी हुई है मेरी, तो उस पे लगता है ये। कॉस्ट ऑफ द एसेट शैल बी द सम ऑफ द फॉलोइंग टोटल कंसिडरेशन। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट नहीं करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज लिखी है, फाइफो मेथड शैल नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ शेयर परचेज ऑन द सेम ट्रेडिंग डे। ऑन द सेम, मैं आपको ये समझाता हूँ ये क्या चीज है। मिसाल के तौर के ऊपर, अगर 15 फरवरी को 15 फरवरी को मैंने 500 शेयर खरीदा होता, ठीक है, 35 के हिसाब से, अगर ये डेटा होता, ठीक है, तो फिर ये पता कैसे होता?
फिर हम ये जो 500 है ना, इसको सबसे पहले लेंगे, यानी आज ही खरीदे, आज ही। तो हम समझेंगे कि 3,000 के अंदर सबसे पहले जो बिके हैं ना, वो कौन से बिके हैं? ये 500, फिर ये 2,000, फिर फाइफो चलाएंगे। ये उसमें नहीं होता, बिजनेस में नहीं होता, ये सिर्फ सिक्योरिटीज के लिए मैं बात कर रहा हूँ। राइट, यानी पहले हम, यानी 3,000 पूरे करने हैं ना, तो क्या अज्यूम करेंगे कि पहले 500 बिके, फिर ये 2,000 बिके, और फिर इसमें से 500 बिके। टोटल हमारे पास शेयर्स कितने पड़े हुए हैं? 7,500। 3,000 बिक गए ना, तो बाकी कितने पड़े हुए हैं? 4,500। वो कौन कौन से पड़े हुए हैं? वो सारे के सारे ये वाले पड़े हुए हैं, 4,500। मेरा क्लोजिंग स्टॉक ये वाला मौजूद। ओके। तो फिर मेरी ये कॉस्ट ऑफ सेल कैसे होती? -500 × 35, 2,000, और यहाँ 1,000 की बजाय क्या होता? 500 होता। ये वाली ये सिचुएशन बन रही थी। क्लियर? समझ आ रही है? अच्छा, अच्छी बात यह है कि ये पेपर में कभी फाइफो वाला आया नहीं हुआ आपके। कैफ में नहीं आया, उसमें आया हुआ है। सी फैप के अंदर ये टेस्ट हुआ है आपके लेवल पे, ये टेस्टिंग। लेकिन हमें पता होना चाहिए इसमें कोई ऐसी गिदड़ सिंगी नहीं है। दूसरी उसने एक बात की है हमें, ये बात आज का लेसन थोड़ा सा याद करने वाला और थोड़ा सा दचकों वाला है। पहाड़ी इलाका शुरू हो गया, थोड़े से चक्कर भी आएंगे, थोड़ी सी इस तरह भी चल रहे हैं ना। राइट, यही तो सीए है। सैलरी भी तो ज्यादा मिलती है ना ज्यादा पढ़ने से। तो परेशान नहीं होना, इसको रिवाइज भी करेंगे, सेट हो जाएगा काम। नोशनल एक्सपेंसेस ऑन मार्केट बेस ट्रांजैक्शंस। यहाँ दो बातें सीखने वाली हैं। नोशनल एक्सपेंसेस होते हैं 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज एंड 5% ऑफ द सेल प्राइस। इसको नोशनल एक्सपेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? आप याद रखेंगे, 0.5%। और मार्केट बेस क्या ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, इसको बोलते हैं अगर आप अपनी जो डीलिंग है वो थ्रू प्रॉपर स्टॉक एक्सचेंज करें, या एनसीसीपीएल के थ्रू करें। ये एनसीसीपीएल क्या है? ये नेशनल क्लियरिंग कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड है। यानी सादा अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मली आपका तरीकेकार क्या होता है, सुनिएगा। नॉर्मली आपका तरीकेकार ये होता है कि आप लिखते हैं सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, और कॉस्ट में आप लिखते हैं हम आपकी कॉस्ट ऑफ परचेस प्लस परचेज प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ सेल, तीनों लिखते हैं ना। ऐसे लिखते हैं ना। आपने प्लॉट खरीदा, खरीदने पे कमीशन दी, खरीदने बेचने पे कमीशन दी, सारी चीजें ऐड करेंगे ना, कि नहीं? लेकिन जब सिक्योरिटीज को प्रॉपर चैनल से बेचा जाए, जिसको इंग्लिश में मार्केट टैक्स में मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन कहते हैं, उसके लिए एक कंपनी बनाई है गवर्नमेंट ने, जिसको कहते हैं नेशनल क्लियरिंग पाकिस्तान लिमिटेड। जितने भी स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स की लेन देन हो रही होती है ना, ये दरमियान में कंपनी होती है, देखें। मैं आपको बताता हूँ, ये है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये तो सारे इमरान की क्लास शुरू हो रही है, ऑलरेडी स्टार्टेड। ये है अच्छा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या चीज है? क्या जहन में आता है? बार बार मैं लफ्ज बोल रहा हूँ पाकिस्तान स्टॉक। ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है? शेयर की सेल परचेज होती है। मिसाल के तौर के ऊपर आप सारे देख के मुस्कुराए क्यों हैं? फलों को, फलों को देख के।
वैसे आपने इतने सारे फल हैं और आप मुस्कुरा किसी और चीज को देख रहे हैं। देखें, ये होता है लीडर, कि जिसको देख के लोग फौरन मुस्कुराए। देखें, उसने आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट, हर बंदा मुस्कुरा रहा है। देखें ना, ये होती है। कभी आप किसी और लीडर को देख के मुस्कुराए? नहीं। ये नहीं कि लड़के लड़कियां भी मुस्कुरा रही हैं, माशाल्लाह। अच्छा जी, ये आप जरा इस फ्रूट मंडी को देखें, ये छाबड़ियां नजर आ रही हैं आपको? बड़ा जबरदस्त आपको आज कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, पैसे पूरे हो जाएंगे। समझे कि ये इलाका जो है, ये सारा फ्रूट मंडी का, ये एक बंदे का है, या कुछ लोगों ने मिलकर ये इलाका खरीदा हुआ है। और ये सब लोगों को कहते हैं कि भी यहाँ पर आके तो आप अपने अपने जो है वो ढाबे लगाएं, और आप हमें उसके पैसे दें। मसलन ये बंदा है एक, तो इसने ये जगह ली हुई है। ऐसे आजकल जो हो रही है ना उधर, दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा वो उन्होंने जगह दी हुई है। एग्जीबिशन जो चल रही है इस वक्त, बड़ी लंबी चौड़ी है। इस तरह फोटो स्टेडियम में भी होता है। तो वो आपको एक जगह प्लेस प्रोवाइड करती है, एक इंडिपेंडेंट पार्टी। तो जो सेलर और बायर दोनों वहां आके अपनी चीजें बेचते हैं। समझ आ रहे हैं? बायर से वो नॉर्मली कुछ चार्ज नहीं करते, लेकिन सेलर से चार्ज करते हैं। सेलर कहते हैं भी इस जगह का तुमने मुझे किराया देना है। नंबर वन, ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरा, कि इस जगह के रहने के कुछ असूल हैं। क्या असूल है? गंद नहीं डालना, फल के छिलके नहीं गिराने, शॉपर में डाल के आपने सामान देना है, झूठ नहीं बोलना, गंदा फल नहीं बेचना। अगर तुम वायोलेट करोगे तो तुम्हारी हम ये जो छाबड़ी है यहां से उठा के बाहर फेंक दें, यहां से तुम्हें बाहर फेंक देंगे। इसी तरह जो कस्टमर्स आते हैं उनको भी कहा जाता है कि आपने एहतियात करनी है। अगर इस मार्केट के लिए एक अलग से डीलिंग के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बना दिया जाए, ताकि इन लोगों की सेल रिकॉर्ड हो सके और कोई लोग किसी के साथ फ्रॉड ना कर सके, राइट, तो उसको कहेंगे कि ये क्लियरिंग सेंटर है। ये क्या है? आप जहां से भी चीज खरीदे, राइट, यानी पैसे आप उसी को देंगे, लेन देन आपकी उसी के साथ होगी। लेकिन आप इस बंदे को जरूर बताएंगे कि मैंने इतने टमाटर खरीद लिए हैं, इतना मैंने अदरक खरीद लिया है और फलां से खरीदा है। और वो प्रॉपर कहेगा जी हाँ, इस दुकान से इतनी चीज बिक गई हुई। समझ आ रही है? इसी तरह जो बाहर के है ना दुनिया, वहां पर जो बायर होता है ना, उससे भी पैसे लेते हैं अंदर जाने के। अब इसको समझें, ये स्टॉक मार्केट है, अब इसको जरा समझें। ये शेयर्स पड़े हुए हैं आपके सामने, ये पैकेजेस के शेयर हैं, ये रूपाली के हैं, ये मुख्तलिफ शेयर्स पड़े हुए हैं। ये कंपनी का मालिक है। ये कौन है? बायर। और एक क्लियरिंग जो है ना वो बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, वो बाहर बैठा हुआ है। अब आपको समझ आई? तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी क्या है? इज अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड टू कंपनीज। जब वो आ जाती हैं तो उसको कहते हैं ये लिस्ट हो गई है, फिर उसको लिस्टिंग रूल्स बताए जाते हैं, इन कानून को फॉलो करोगे। दस्तूर दिया जाता है, जैसे पाकिस्तान का दस्तूर है तो तमाम लोगों के ऊपर अप्लाई होता है, वो कोई भी हो, वो आम शहरी हो या कोई भी बादशाह हो, जो भी हो, सबके ऊपर अप्लाई होगा, जैसे हमारे मुल्क में हो रहा है आजकल। तो वो सारे उसको फॉलो करेंगे प्रॉपर इस तरह। जो स्टॉक मार्केट के दस्तूर को क्या बोलते हैं? लिस्टिंग रूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनको फॉलो करना होता है। क्लियर होगी बात? तो अब क्लियरिंग कंपनी की समझ आई आपको, कि ये जो नेशनल क्लियरिंग कंपनी होती है। जी ठीक है। क्लियर? तो ये उन्होंने कहा अगर आप प्रॉपर मार्केट के थ्रू जाएंगे तो फिर आपको ये वाले एक्सपेंसेस नहीं मिलेंगे। और अगर आपका एक्सपेंस नहीं भी हुआ, तो हम आपको आपकी परचेज प्राइस प्लस 0.5% ऑफ द परचेज प्राइस प्लस 0.5% ऑफ दी, हम आपको अलाउ कर देंगे, इन इंस्टेड ऑफ, इन लिeu ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस। क्या बोला? इन लिeu ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस, परचेज के अलावा। इन लिeu ऑफ, उसकी बजाय आपको एक्चुअल एक्सपेंसेस अलाउ कर दिए जाएंगे। अभी चलते हैं आपको, मैं इस इलस्ट्रेशन पे लेके चलता हूं दोबारा। अब देखिएगा इनकी टोटल सेल प्राइस कितनी है। हम अगर इसी को लें,
देखिएगा, ये सेल प्राइस हो गई और ये हो गई हमारी परचेज प्राइस, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। सही है, ये हमारा आ गया गेन। ठीक है। अब अगर ये समझें कि ये सिक्योरिटीज थ्रू प्रॉपर चैनल बिकी हैं, यानी कंपनी के थ्रू बिकी हैं, प्राइवेटली ये चीजें नहीं बिकी हुई, तो फिर क्या होगा कि इस कॉस्ट के अंदर एक चीज ऐड की जाएगी जिसको नोशनल एक्सपेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नोशनल एक्सपेंसेस। तो लिखेंगे 0.5% ऑफ द परचेज प्राइस एंड 0.5% ऑफ द सेल प्राइस। ठीक है, वो कितने होंगे? ये देखिएगा, दिस इंटू 0.5%। ठीक है, दिस, ये ब्याज कितना था ये पहले यहाँ पे? 85, 82,500। तो -82,500 इंटू 0.5%, ये होगा 0.05% है। 0.5%, 0.5%। सही, अब समझ आई? ये कब लेने हैं आपने? परचेज, ये येलो का और ग्रीन का, इन दोनों को निकाल के। सही है। तो ये नोशनल एक्सपेंसेस आपने कब लेने हैं? मार्केट बेस ट्रांजैक्शंस होंगी तो। दिस इज कॉल्ड नोशनल एक्सपेंसेस। ठीक है, ये दोनों क्या है? नोशनल एक्सपेंसेस। ओके। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मेंट बाय मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन, तो क्या होंगे? इफ ट्रांजैक्शन इज हैपेंड थ्रू प्रॉपर स्टॉक एक्सचेंज और थ्रू एनसीसीपीएल, या क्लियरिंग जो है इसके थ्रू ही है, मैं आपको वही पढ़ा देता हूँ। ये है जी मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन मींस। यार ये बाहर जो है, या तो दरवाजा बंद कर देने के, या शोर कहीं और जाके करें। ये कौन है बाहर लोग? हैं? उन्हें क्या बेटा, ये चले नहीं, बाहर है कोई नहीं? जा रहे हैं। means transaction executed at any registered stock exchange in Pakistan or the platform of National Clearing Company Pakistan Limited, तो ये बन जाएगी। फाइन। अभी मैंने कितनी चीजें आपको बताई हैं, दोबारा बताइएगा। मैंने आज आपको बेसिकली सिक्योरिटीज के टैक्स रेट्स बताए हैं। ठीक है। दूसरी मैंने चीज बताई है कि अगर सिमिलर सिक्योरिटीज हो, ये नहीं कि पैकेजेस और निषाद की सिक्योरिटीज को फाइफो बेसिस पे टका देना है। ये जो फाइफो की अजम्पशन है, उसका क्या, ये क्या अजम्पशन कहती है कि अगर सिमिलर चीजें, सिमिलर प्रोडक्ट्स बेच दी जाए, राइट, और आपको पता नहीं है कि कौन सी बिकी है, तो फिर आप फाइफो अजम्पशन की बेस के ऊपर लेकर चलेंगे। जब सेल करेंगे तो उस सेल को जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे लेके चलेंगे, मास बाय जो उसी दिन की होंगी। अगर सेम डेज की होंगी तो पहले उसको लेंगे। फिर इसने कहा कि अगर आप मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन में जाएंगे तो आपको नोशनल एक्सपेंसेस मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? नोशनल एक्सपेंसेस आपको मिल जाएंगे। ये उसने, ये सारी सिक्योरिटीज की बात हो रही है। ये सारी किसकी हो रही है? सिक्योरिटीज की बात हो रही है। ये कंसिलिएशन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, नॉन रिकग्निशन रूल की बात भी कर चुके हुए हैं। अच्छा, अब ये चीज इन्होंने एक नई डाल दी। उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि वो अपनी चीजें बेच रहे हैं, लेकिन वो स्टॉक मार्केट के थ्रू नहीं बेचते। वो क्या करते हैं, आपस में डील करते रहते हैं। क्लियरिंग तो कंपनी ने करनी है ना। आपने क्लियरिंग नहीं की, चाचू ने मामू को बेच दी, मामू ने ताए को बेच दी, उसने दादे को बेच दी, उसने भतीजे को बेच दी, आपस में बिक रही है दोस्तों में। उसमें कंपनी को नहीं पता कि शेयर कहाँ है, शेयर किसी और के हाथ बिक चुके हुए हैं, ट्रांसफर नहीं हुए हुए अभी तक कि एक जगह पे है, लेकिन बिक कहीं और चुके हुए हैं।
तो लॉ ने कहा कि अगर आप ऐसी हरकत करेंगे, अगर आप मार्केट के थ्रू नहीं आ रहे, तो फिर आप सेपरेट ब्लॉक से ही निकल जाएंगे, आप सेपरेट ब्लॉक से ही निकल जाएंगे। लेकिन सेपरेट ब्लॉक में आने का एक तरीकेकार है कि आप बारात के उन लोगों के साथ आए जिन्होंने वो खास शामियाने में जाके बैठना है। तो अगर आप उनके साथ नहीं आ रहे तो फिर कहाँ चले जाएंगे अवामुन? मैं उसकी आपको दोबारा मिसाल समझाता हूँ। मैरिज फंक्शंस इन लाहौर, ये आ, ये देखें ना, ये जो दुल्हे की होती है ना उसके पीछे ये भी स्टेज ही है। खास को मुझे नजर आ जाए, इन्होंने एक खास कनोपियां सी लगाई होती है अंदर, जहां पर वो दुल्हे के, एक तो दुल्हे को बिठाते हैं ना, एक उसके साथ जो है वो कुछ खास इधर करके भी इन्होंने लगाई होती हैं, वहां दुल्हे के खास सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को बिठाते हैं इधर। वो जो कहते हैं ना जी हमारी इज्जत कोई नहीं है, उनको इज्जत देने के लिए, तो वो एक खास होती है। तो अगर वो सब लोगों के साथ आएंगे, तरीके से आएंगे, तो फिर वहां बैठ जाएंगे। लेकिन अगर वो तरीके से नहीं आएंगे तो कहाँ बैठेंगे? अवामुन नास के अंदर। और फिर 1.5 लीटर की बोतल मिलेगी, 3 पैक उनको नहीं मिलेगा, मुर्ग मिलेगा, बकरा नहीं मिलेगा। ये वाली उनको चीज भुगतनी पड़ेगी। अब क्लियर हुई है बात? इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन चुका हुआ है कि ये अभी तक मुझे नजर नहीं आया टेस्ट होता हुआ, जब से ये अमेंडमेंट आई, पिछले साल ये अमेंडमेंट आई थी। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि क्या जो हमारी पब्लिक कंपनी है, जो हमारी सिक्योरिटीज हैं, क्या इस कब इस पे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं लगेगा, तो आप कहेंगे कि अगर ये अपनी जो डिस्पोजल है वो कहाँ से करेंगे, स्टॉक के थ्रू नहीं करेंगे, तो इनको नॉर्मल इनकम में डाल दिया जाएगा, जैसे ये प्राइवेट कंपनी है। सही है? कहाँ डाल दिया जाएगा? जैसे ये नॉर्मल टैक्स रेट shall apply on the disposal of the share of a listed company otherwise than through stock exchange and not settled through NCCPL through initial public offer where the detail of such disposal is not furnished to the। ये आईपीओ क्या होती है, ये भी एक दफा सुन लें। इनिशियल पब्लिक ऑफर होती है जब कंपनी पहली दफा अवामुल नास को शेयर देती है, उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफर होती है। उसके बाद राइट इशू होते हैं, उसको आईपीओ नहीं कहते, उसको क्या बोलते हैं? राइट इशू कहते हैं। या आप मार्केट से खरीदेंगे तो वो आईपीओ नहीं होंगे, वो ऑलरेडी, यानी जिसको ना 0 मीटर जो शेयर आपने दिए हैं लोगों को, वो होंगे आईपीओ। अगर आईपीओ इशू हुए हैं और उस कंपनी ने एनसीसीपीएल को अपना डेटा ही नहीं दिया, ऐसा कभी होता नहीं, वो तो वैसे डीलिस्ट कर देंगे। कि मंडी के अंदर एक बंदा आए और उसे कहा गया कि तुम इन चीजों के अलावा जो भी चीज लेकर आओगे पहले हमें नोट करवाना, और वो चुप करके लेके वहां पर चर्च बेचनी शुरू कर दे, तो कहेंगे भाई इधर पहले नोट करवाओ, आपको बताना चाहिए कि क्या चीज है, फिर जाके आपको हम करेंगे। लें जी, यहां तक पहले बताएं, फिर आगे चलते हैं। क्या समझ आई? अब थोड़ा सा इसको सोचें जरा। आज हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया है? सिक्योरिटीज। राइट, सिक्योरिटीज क्या होती हैं वो आपको पता है। सिक्योरिटीज के रेट क्या होंगे? 30 जून 2013 तक एग्जाम। उसके बाद क्या आ गए? दादा, दादा दादा की उम्र क्या है? 30 जून 2022। उन पे टैक्स कितना देना दादा ने? 12.5%। दादा के बाद आ गए अबू। अबू की उम्र अगर 1 साल है तो 15%, और अगर 12.5 साल, साढ़े 2 साल है, तो फिर 12.5% दादा की तरह टैक्स देंगे। सही है? और अबू की उम्र कितनी है? 30 जून 2024। और बाकी हम कितना देंगे? 15% देंगे। याद हो गया? राइट, ये हमारे शेयर, वो शेयर्स कह रहा हूँ, हाँ शेयर सिक्योरिटीज की टैक्सेशन होगी। सिक्योरिटीज में अगर सिमिलर सिक्योरिटीज हो तो किसको फॉलो करेंगे? फाइफो को फॉलो करें। राइट, और फाइफो को फॉलो करने के बाद और क्या काम करेंगे? अगर ये सिक्योरिटी जो है प्रॉपर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होंगी तो क्या करेंगे? नोशनल एक्सपेंस भी मिलेंगे एक्चुअल एक्सपेंस के अलावा, और क्या करेंगे?
अगर नहीं किया तो आप सेपरेट ब्लॉक से ही निकल जाएंगे, नोशनल एक्सपेंसेस भी गए और आप नॉर्मल में चले जाएंगे। ये बात यहाँ पर भी, यहाँ तक कोई सवाल नहीं? नहीं जी, 10 मिनट की जरा ब्रेक कर लें। चाहे तो मेरी अभी नहीं आई, लेकिन ब्रेक तो कर लें, क्योंकि अगला जो टॉपिक है मैं पेपर में आया हुआ, जरा उसको मैं देख लूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कैपिटल गेन समझे तो खत्म हो गया, प्रैक्टिकली खत्म हो गया। कैपिटल गेन प्रैक्टिकली क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके अलावा कैपिटल गेन का एक क्वेश्चन इस या उससे पिछली अटेम्प्ट में आया हुआ है, ये फाइनल में भी आया हुआ है। एक नई इन्होंने चीज चलाई है, उसके खिलाफ बहुत ज्यादा शोर पड़ा, लड़ाई झगड़े भी हुए, अभी तक केसेस चल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट मान नहीं रही, वो कहते हैं टैक्स लगाएंगे। वो असल में सेक्शन 73 की खिलाफ वर्जी है। सेक्शन 73 क्या कहता है? हाँ, कि एक चीज पे जिस पे टैक्स लग चुका हुआ है, आपकी वेल्थ पे टैक्स नहीं लगेगा। ये इन्होंने हरकत की है कि इन्होंने उसकी रियल एस्टेट के ऊपर, उन्होंने वेल्थ के ऊपर भी टैक्स लगा दिया हुआ है। बेसिक असूल तो यही है ना, कि मैंने जो मुझे मैंने सैलरी कमाई है, मैं टैक्स दे चुका हूं, अब इस पैसे से मैं जो मर्जी खरीदूं उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर इसके ऊपर टैक्स लगाया हुआ है। क्या किया हुआ है? लगाया हुआ है। वो हमने अपने सीखना है, सेक्शन 7 ई को। ठीक है, 10 मिनट की ब्रेक कर लें, मैं क्या फ्रेश होकर फिर मैं आपको टॉपिक करवाता हूँ। नहीं जी, अभी जो हम इशू डिस्कस करने जा रहे हैं, स्प्रिंग 2024 में क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट, 5 नंबर का ये क्वेश्चन 8 नंबर का ये सवाल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अब हुआ क्या, होता होता ये था कि जो बैंक्स और इंश्योर, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बता दूं। बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज ये करती थी कि उन्होंने बहुत सारी अपनी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में की हुई है, लेकिन ये उसकी इनकम को, जो सुनने में आ रहा है मुबैना तौर पे जिसको कहते हैं ना रिपोर्टेडली, ये उसको टैक्स चोरी करते थे। प्रॉपर्टी को बेचने की इनकम तो डिक्लेयर करते थे, लेकिन उसकी रेंटल इनकम को डिक्लेयर नहीं करते थे। उसको पकड़ने के लिए जब ये रिपोर्ट हुआ कि बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, खासकर बड़े बड़े जो हाथी हैं ये काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया, 7A, 7 अपीओ। वो क्या सेक्शन था? उन्होंने कहा आपकी जितनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अब जरा बात मेरी गौर से सुनिए, जितनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें से आपका एक घर शामिल नहीं होगा जिसमें आप रहते हैं। 3 है तो एक निकाल दें। वो प्रॉपर्टी जिसमें आप कारोबार करते हैं वो भी शामिल नहीं होगा, उसको भी निकाल दें। किस पे कारोबार करते हैं, या फैक्ट्री होती है, ऑफिस होता है, तो उन्होंने कहा उनको भी निकाल दें। वो प्रॉपर्टी जिसको आपने रेंट आउट किया हुआ है, ये इरफान साहब, ठीक है, घर निकाल दो, राइट। वो प्रॉपर्टी जो कारोबार में इस्तेमाल हो रही है वो क्या है, फैक्ट्री और ऑफिस, उसको भी निकाल दो। सही है। वो तमाम प्रॉपर्टी निकाल दो जो रेंटल है, जिसपे तुम कह रहे हो कि मैंने रेंट पे दी हुई है, क्योंकि मकसद तो यही पकड़ना था ना, उसको भी निकाल दो। निकाल दिया। उन्होंने कहा ये जो बाकी प्रॉपर्टी बची है ना, क्या हुआ, जो बाकी प्रॉपर्टी बची है, सिर्फ लैंड और बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से एक और प्रॉपर्टी जो दिल करता है वो निकाल दो। सही है। अब देखो
कि बाकी क्या बचा। अगर जो चीज बाकी बची है वो 25 मिलियन तक है, बाकी जो बचने वाली चीज कितनी है, 2 करोड़ 50 लाख तक अगर वो वैल्यू बनती है, तो फिर भी हम आपसे नहीं पूछेंगे, वो भी गया। लेकिन अगर ये उससे ज्यादा हुई, अगर उससे, तो हम अज्यूम करेंगे कि तुम्हें इससे 5% इनकम जनरेट हो रही है। क्या अज्यूम करेंगे, 5%। समझ आई। यानी तुम्हारे जो भी एम्पायर है, जो बचा हुआ है बाकी, हम समझेंगे कि इससे तुम्हें एक हिडन किस्म की 5% कम से कम इनकम जनरेट होती है जो तुम शो नहीं कर रहे। मैं झटके तरीके से आपको बताता हूं कि जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो हम एक बात करते हैं, हम कहते हैं कि 1 लाख रुपए के ऊपर 500 रुपया रेंट आना चाहिए। 1 लाख रुपए के ऊपर 500 रुपया रेंट आना चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी सही रेंट है इसका। अब तो काफी डिप्राइव हो चुकी हुई है। तो उन्होंने कहा कितनी आ रही है, 5%। मिसाल के तौर के ऊपर मेरा 50 मिलियन है, आप 50 मिलियन देखें जरा क्या बनता है। 50 मिलियन का, 50 मिलियन का 5% लें तो क्या बनता है। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ। ये 50 मिलियन कौन सा है, ये 50 मिलियन कौन सा है। ये वो सारी चीजें निकालने के बाद वाला, यानी इसमें क्या चीज शामिल नहीं है। इसमें घर शामिल नहीं है, ऑफिस शामिल नहीं है, एक घर, रेंटल प्रॉपर्टी शामिल, और वो प्रॉपर्टी जिसपे आपने एडवांस टैक्स दे दिया हुआ है वो भी शामिल नहीं है। जिसपे आपने क्या दिया हुआ है वो भी शामिल, वो भी निकाल दें। जो बाकी प्रॉपर्टी बची है उसका 5% आपकी क्या बन जाएगी, कैपिटल गेन बन जाएगा। इसमें सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के ऊपर गेन बन जाएगा, सेपरेट ब्लॉक ऑफ। अब इसका रेट, उसने इसका रेट होगा 20%। टैक्स रेट कितना होगा, 20%। आप उसका 20% हमें टैक्स देंगे, यानी, अच्छा अब इसका अगर मैं 20% ले लूं इन 2.2, तो ये बन जाएगा टैक्स। तो कैपिटल गेन का क्या ट्रीटमेंट, सेपरेट ब्लॉक का क्या ट्रीटमेंट होता है, पहले आप इसको कैपिटल इनकम में ऐड करेंगे, फिर आप टोटल इनकम में से माइनस करेंगे और इसका टैक्स जाके ऐड कर देंगे। ये इसका ट्रीटमेंट सादा अल्फाज में ये होता है। इफेक्टिवली अगर आप इसकी फेयर मार्केट वैल्यू का 1% ले लेंगे ना, तो वो भी यही जवाब आएगा। यानी सादा अल्फाज में, बिल्कुल सादा झटके तरीके से, कि आप फेयर मार्केट वैल्यू का 1% अगर हमें पे कर देंगे, तो हम आपसे इस प्रॉपर्टी का नहीं पूछेंगे, ये जान छूट जाएगी। कुछ क्लियर हुआ है, कुछ क्लियर हुआ है कि नहीं। ओके। कौन सी, कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा कि आप जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसका जो 5% है वो आपकी क्या बन जाएगी, इनकम। ये कैपिटल गेन कहलाएगा और उसका 20% आपने टैक्स देना है, मैंने ये कहा। सही, मुझे आपकी समझ आ गई कि मैं अगर उसको और तरीके से बताऊँ ना तो आप कहती पहली वाली ठीक, इसलिए मैंने उसको उड़ा ही दिया, समझे है ही नहीं। हाँ बस, तो मैं गलत हूँ इस पे ना, मुझे आइंदा से ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। जी, सही होगी बात। अब पढ़ के अब देखिएगा, ये पेपर में सवाल आ चुका, वैसे ही मैं झूठी मूठी नहीं बात कर रहा आपसे। ये देखें कौन सा पेपर है, मार्च 2024 का। और ये देखें 5 नंबर क्वेश्चन, राइट। ये देखें ये क्वेश्चन आया हुआ है 8 नंबर का। ठीक है, इसको करते हैं, लेकिन पहले मैं पढ़ के सुना दूं।
ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। मुश्किल तो नहीं है ना चीज, जो भी बात समझाइए आपको। वेरी गुड। आप सोचेंगे सर इन बच्चों को आपने कौन सा सवाल करवाया था, ये तो पहली दफा पेपर में आया है। ये वाला करवाया था जो आपके सामने नजर आ रहा है, लेकिन मैं ये खुद आप करेंगे, मैं वो करवाऊंगा आपको, ये आप खुद करेंगे। ये इतना लंबा है, मैंने आपको बड़े सादा अल्फाज में ये बात करवा दी हुई है। इसको बहुत ज्यादा आपने सर पे नीचे टेंशन नहीं। डीम्ड इनकम कितनी होगी, तो आप कहेंगे 5% ऑफ दी फेयर मार्केट वैल्यू। ये किस में जाएगी, आप कहेंगे सर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में जाएगी। क्या रेट है इसका, 20%। ये खालिद साहब ने नीचे लिख दिया है कि अगर किसी चीज का 5% लेके उसका आप 20% लेंगे तो जवाब 1% आएगा। तो डायरेक्ट आप फेयर मार्केट वैल्यू का 1% भी ले लेंगे तो टैक्स आ सकता है सीधे तरीके से। डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स क्या है, कैपिटल एसेट फॉर द पर्पस ऑफ 7E मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस बट डज नॉट इंक्लूड। तकरीबन वही डेफिनेशन है जो 737 में लिखी हुई है, लेकिन उसने कहा स्टॉक इन ट्रेड वही सेम निकाल दिया। यहां भी उसने कैपिटल एसेट को पहले डिफाइन किया है। उसने कहा स्टॉक इन ट्रेड नहीं होगा, कंज्यूमेबल नहीं होंगे। शेयर्स ये देखिएगा, डिप्रिसिएबल एसेट निकाल दिए, एनी मूवेबल एसेट भी उसने निकाल दिए सारे। सही है, यहाँ सारे उसने निकाल दिए। उसने कहा शेयर्स हो गए, डिप्रिसिएबल एसेट हो गए, इनटेंजिबल्स हो गए, ये सारे निकाल दें। ठीक है, बाकी बचा क्या। कहता है कीपिंग इन व्यू ऑफ द अबव डेफिनेशन ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द टैक्स अंडर सेक्शन दिस। ये बची। बचा क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपने ये लाइन नहीं एग्जाम में लिखनी, आपने ये लिखनी है। वो कहे डिफाइन कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 7E, तो आप ये लिखेंगे कैपिटल एसेट्स means any property whether connected with business or not but does not include stock, raw material, consumable stores, shares, securities, depreciable asset, intangible, other movable assets। सारा कुछ निकाल दिया। यहां वो नहीं आगे लिखेंगे एक्सेप्ट विच आर लिस्टेड अंडर सब सेक्शन 5, वो नहीं लिखे, बस निकल गए। बाकी क्या बस, ये सिर्फ आपका नोट है, इसको बस। फिर उसने क्या किया, उसने कहा कि इस इमूवेबल में भी से इन इमूवेबल को निकाल देंगे। क्या करेंगे, इन इमूवेबल को कैपिटल एसेट को निकाल देंगे। वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द रेजिडेंट पर्सन, कोई एक एसेट अपनी मर्जी का जो मर्जी निकाल दें, नंबर वन। नंबर टू, सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज कैरिड आउट बाय द पर्सन अपेयरिंग ऑन द एक्टिव टैक्स पे लिस्ट इन एनी टाइम ड्यूरिंग द टैक्स पीयर। अगर वो एटीएल में शामिल है, शर्त ये है, तो कोई एक वो अपनी प्रेमिसेस, ये है बोले उसने कहा प्रेमिसेस, तो सारी निकाल दें। जित दो दो ऑफिस हैं, 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 100 हैं, सारे निकाल दें। सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चरल लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द पर्सन एक्सक्लूडिंग फार्म हाउसेज एंड लैंड एक्स नेक्स्ट देयर ओन। फार्म हाउसेज नहीं, ये जो आजकल बरकी रोड पे और जनाब ये सारे लोग मस्तियां करते फिर रहे हैं, कहते हैं ये नहीं, ये एग्रीकल्चरल लैंड नहीं गिनी जाएगी। ठीक है, फार्म हाउस बता दिया, कंस्ट्रक्टेड ऑन अ टोटल मिनिमम एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर यार्ड
विद अ मिनिमम कवर्ड एरिया 5,000 स्क्वायर यार्ड यूज एज अ सिंगल डिवेलिंग यूनिट ब्ला ब्ला, ये उसने बता दिया कि फार्म हाउसेस को कहते हैं। कैपिटल एसेट अलॉटेड टू शहीद, डिपेंडेंट ऑफ शहीद, पर्सन डिपेंडेंट ऑफ पर्सन हु डाइज वाइल इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, अ वार वाउंडेड पर्सन, करंट और पास्ट एम्प्लॉय। ये कौन थे? ये वही थे जिनको कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट किया गया था, या अपनी जिंदगी में क्या किया गया था, यानी इन लोगों के ये एसेट भी निकाल दिए जाएंगे। इनके ऊपर या रिड्यूस रेट थे या एग्जेम्प्ट थे। एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज टैक्सेबल अंडर टैक्स इज पेड देयर ऑन। अगर आपने कोई रेंटल प्रॉपर्टी है वो भी निकाल दें जिससे इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है। कैपिटल एसेट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन वेयर टैक्स अंडर सेक्शन 236 के हैज बीन पेड। जिस साल आप खरीदते हुए, ये जो के है ना, ये है खरीदते हुए टैक्स, एडवांस टैक्स ऑन खरीदारी। मैं उर्दू में लिख देता हूं, एडवांस टैक्स खरीदारी के वक्त वो के है, और सेल के वक्त 236 सी है। सी मीन सेल और के परचेस। ये एक ही सेक्शन है 236 सी। प्रॉपर्टी को बेचते हुए ये सेक्शन लगता है, और खरीदते हुए ये लगता है। और अगर आपने जिस साल प्रॉपर्टी खरीदी और उस साल टैक्स दिया हुआ है, उस साल ये प्रॉपर्टी शामिल नहीं की जाएगी। उसने फिर कहा कि वेयर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट इन एग्रीगेट एक्सक्लूडिंग द कैपिटल। इन सब को निकालने के बाद, यानी आपने उसमें से, ये आपके सारे एसेट्स हैं, आपने अपना घर भी निकाल दिया, बिजनेस प्रॉपर्टी भी इसमें से निकाल दी, राइट, वो एसेट जिस पे आपने एडवांस टैक्स दिया वो भी निकाल दिया, रेंटल प्रॉपर्टी भी निकाल दी। ये एसेट आपके अगर बच गए हैं, अगर ये 25 मिलियन से ज्यादा हैं, तब कैपिटल एसेट जो बाकी बचेंगे कैपिटल एसेट होंगे। कैपिटल एसेट ओन्ड बाय प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट, ये भी नहीं शामिल होंगे। कैपिटल एसेट ओन्ड बाय अ लोकल अथॉरिटी, वो भी शामिल नहीं होंगे। समझ आ गई कि नहीं? क्लियर हुई बात? चले, अब मैं इन्हीं चीजों को आपने जहन में रखना है। जो मैं आपको सवाल दिखाने लगा हूं, इस सवाल को देख के इसमें से वो प्रॉपर्टी निकालें। सिर्फ सोल्यूशन नहीं देखना, क्या निकालना है। नजर आ रहा है सही? हर एक को, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर, इसको हम कर लेते हैं ए समझने के लिए। इसको कर लेते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। उसने कहा कि जी इस टेबल से इसकी इनकम फ्रॉम इनकम कैलकुलेट करें, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करें। क्या कहा उसने? टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करें। चलें जी, करें जरा इसे। नहीं जी, एक सवाल था 2024, सितंबर 2024 का। क्या था जी? बेंगलोर लोकेटेड इन कराची, 60 मिलियन इसकी वैल्यू, फराज यूजेस दिस एज हिज रेजिडेंस, राइट, एग्जाम्प्ट, ये निकाल दें। अपार्टमेंट लोकेटेड इन कराची, 20 मिलियन का, फराज सन्स रिजाइड्स इन दिस अपार्टमेंट, उसमें किसी एक्सेप्शन में छोड़। ऑफिस प्रेमिसेस लोकेटेड इन कराची, फराज यूजेस फॉर, उसको भी निकाल देंगे। एग्जाम नहीं लेंगे, नहीं एग्जाम, याद रखें एग्जाम का वर्ड इनकम के लिए यूज किया जाता है, लफ्ज ठीक इस्तेमाल किया करें। टैक्स के लिए एग्जाम का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। एग्जाम का वर्ड सिर्फ इनकम के लिए इस्तेमाल होता है, ये बात याद रखें। तो ये इनकम नहीं है, ये कैपिटल एसेट की एक्सक्लूजन में जा रहा है। ओपन प्लॉट लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया इन कराची, 12 मिलियन, नो कंस्ट्रक्शन हैज बीन कमेंस्ड ड्यूरिंग द ईयर, छोड़ दें। ओपन प्लॉट इन मुल्तान, 18 मिलियन का, दिस प्रॉपर्टी वाज परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंड विद होल्डिंग टैक्स दिस वाज ड्यूली पेड। जिस साल पे किया हो उस साल, अगले साल ये हो जाएगी शामिल।
इसको भी निकाल दें। शॉप लोकेटेड इन कमर्शियल एरिया ऑफ लाहौर 80, no tenant could be found for this property and it remained unoccupied in the year annual fair market value of the rent is 6 million। ये यूज हो रही है किसके लिए? बिजनेस के लिए। इससे इनकम जनरेट हो रही है, राइट? इसको भी निकाल दें। हाँ, इससे क्या होगी? इनकम आपकी रेंटल इनकम आ सकती है। बैंगलोर लोकेटेड इन दुबई रिसीव रेंट इक्वलेंट टू 31 million ड्यूरिंग द ईयर। इनकम फ्रॉम दुबई में है। हम अपने क्वेश्चन के लिए रेजिडेंट अज्यूम करते हैं, ऊपर लिखा भी हुआ है। किसको? यानी ये प्रॉपर्टी अवेलेबल थी उसके लिए, इससे इनकम जनरेट हो रही थी, हुई नहीं है लेकिन हो रही थी। एक मेरी इनकम है, उसने लॉ ने क्या कहा है अभी देखें जरा। अभी सोल्यूशन को भी देखते हैं कि एग्जामिनर क्या कर रहा है। कहाँ लिखा हुआ था ये? एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज टैक्सेबल अंडर टैक्स पेड, इसको भी कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं करेंगे। जिससे जिससे कोई टैक्सेबल इनकम जनरेट हो रही है। ये प्रॉपर्टी सारा साल वेकेंट रही ना, ये वाली जो है, ये रेंटल प्रॉपर्टी है। ये क्या है? उसने कहा कोई भी प्रॉपर्टी जिससे कोई इनकम जनरेट हो रही है। हाँ, इससे इनकम जनरेट हो रही थी लेकिन ये वेकेंट पड़ी हुई है। ये क्या है? वेकेंट पड़ी हुई है। अच्छा, लॉ ने वैसे इसको माइनस नहीं किया, उसने कहा जहां से कोई इनकम जनरेट हो रही हो, इसको निकाल देंगे कैपिटल एसेट से। लेकिन इससे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जनरेट होगी। ठीक है, सही है। पर इसको देख लेते हैं कि एग्जामिनर ने क्या किया। अच्छा, अब बाकी बचा क्या मुझे बताइएगा, कितने बचे एसेट? एक, दो और तीन। इनकम तो नहीं ना जनरेट हुई? भाई लॉ ने कहा है कि इनकम जनरेट हुई है, इससे इनकम तो जनरेट नहीं हुई ना। कितने बच गए? 18, 12 और लॉ ने कहा कि एक एसेट अपनी मर्जी का निकाल दो, तो कौन सा निकालना चाहिए? 80 का। ये भी निकाल दें। तीन चूहे घर से निकले, एक को खा गई बिल्ली, बाकी रह गए दो। वो दो चूहे ये बच गए हैं, 20 और 12 मिलियन का। तो 20 और 12 मिलियन, मेरा सवाल ये है कि ये इनकम है या इसका 5% इनकम है? शाबाश। तो कितना हो गया ये? 32 मिलियन। इसका ले 5%, 1.6 मिलियन। और इससे हमें क्या जनरेट होगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। नहीं बेटा, इसको नहीं लेना इसमें, तो ये तो रेंटल इनकम है। उसने कहा जी इनकम कंप्यूट करें ना, टोटल इनकम कंप्यूट करनी है। तो इससे तो इनकम आ रही है ना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। वो कितनी है? 31.5 मिलियन। और इसका रिपेयर भी लेंगे क्योंकि शॉप है। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं। कल हमारा आपने स्टैंड तोड़ दिया पकड़ के। हाँ जी। चल, बड़ी मेहरबानी। शुक्र है कि आपने ये नहीं कहा कि 9 मई आप हमने आपके ऊपर डाला हुआ है फिलहाल। नहीं जी, बंगला इन कराची। हाँ जी। नहीं, 25 मिलियन से अगर ज्यादा हो तो ये शर्त है, फिर सारा ही आ जाए। 25 मिलियन से, 25 मिलियन को माइनस नहीं करना। 25 मिलियन से अगर ये लिमिट बढ़ गई, अगर अंदर है तो ये खत्म, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। इनको निकालने के बाद भी अगर 25 मिलियन से बढ़ गई तो फिर सारा कुछ। पहले तो रेंटल इनकम के ऊपर चले ना। तो रेंटल इनकम लेस उसकी रिपेयर, ये रिपेयर तो दी नहीं थी, माइनस क्यों की? 1/5 ऑफ द चार्जेबल रेंट, ये बताया हुआ है ना। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई। अच्छा जी, नो बंगला जो उसने माइनस क्यों किया, देखिएगा नोट क्या लिखता है वो। अच्छा, मैंने क्या किया कि टोटल को लिख के 5% ले लिया, वो हर एक का 5-5% ले रहा है। अब देखते हैं। कहता है जी वन इमूल प्रॉपर्टी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ 7E।
उसने कौन सी चीज निकाल दी है? हमारी तरह बंगला निकाल दिया, एक घर था ना वो निकाल दिया हमने, बिल्कुल सही है। ये हम यहाँ ठीक है। अपार्टमेंट, ये अपार्टमेंट हमने लिया है, उसने भी लिया है, ठीक हो गया। ऑफिस प्रेमिसेस हमने भी निकाल दी, उसने भी निकाल दी। ओपन प्लॉट इन कराची, ये हमने लिया हुआ है ना, उसने भी लिया हुआ है, बिल्कुल सही है। ओपन प्लॉट इन मुल्तान, ओपन प्लॉट इन, नहीं ये 236 के, इसने इसको क्यों लिया हुआ है? अच्छा इसको निकाल दिया हुआ है, सही है। उसके बाद 80 मिलियन, इसको, ये क्या किया है इसने? उसने अपने घर को निकाल दिया है। अच्छा शायद मैं एक दोबारा देखते हैं इसको पहले। उसके बेटे के पास हो उसको निकाल। जो उसके बेटे के पास घर था उसे निकाला हुआ है। देखे ना, ये जो घर था, ये जो उसके बेटे का घर था, ये तो लिया हुआ है ना। मेरा सवाल ये है कि ये इसको 80 वाले को क्यों लिया हुआ है? क्योंकि एक हमें वो भी निकाल सकते थे ना, इसका घर भी निकाल सकते थे। हमें दोबारा प्रोविजन पढ़नी पड़ेगी। वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द रेजिडेंट पर्सन, राइट। इसको हमारा फटा है, ये हमने एक निकाल दिया है उसमें से, ये भी निकाल दिए, ये भी निकाल दिए, ये भी निकाल दिया। मैं, ये कहाँ कहीं मैंने पढ़ा था कि एक और एसेट निकाल दें उसमें से? ऐसी कोई बात नहीं पड़ी, मैं गलत रीड कर गया हूँ। हाँ, उसने कहा नहीं, रेजिडेंशियल की बात नहीं है, मैं गलत कह गया हूँ। कोई भी एक एसेट निकालना है, घर निकाल दें या कोई और प्रॉपर्टी निकाल दें, घर निकाल दें या कोई और, कोई एक एसेट निकालना है, ठीक है। तो हमारे सवाल के अंदर हमारे पास एक दो और तीन ये बच गए थे ना, इसको हम अगर जीरो कर दें तो ये था, चार थे ना। अगर हम देखें, जिन पे क्रॉस लगाया उनको तो आप खत्म कर दें, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। तो बाकी बच गए 60, 20, 12 और 80। तो 80 को निकालना चाहिए, किसको निकालना चाहिए? 80 को। तो हमारा क्या बचेगा? 60, 20 और 12। तो 2, 8 और 1, 9 इंटू 5%। 4.6 मिलियन उसको, उसकी इनकम बनेगी। और अगर इसका टैक्स कैलकुलेट करना हो तो आप इसका 20% लेंगे। टैक्स उसने मांगा नहीं है, ये देखें, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी, उसने टैक्स मांगा नहीं है। तो कितना हो गया ये इसका 20%? 0.9 लाख 20 हजार रुपया उसने इस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स देना है, कैपिटल गेन का। 9 लाख 20 के ऊपर उसने कैपिटल गेन जमा करवाना है। इज इट क्लियर? ये बात समझ आ गई? आपने काम ये करना है बेटा, अभी छुट्टियों में आपको बड़ा लॉन्ग वीकेंड आ गया, आज भी छुट्टी, कल भी, परसों भी, सारी छुट्टियां छुट्टियां आ गई हैं। मंडे मंडे को नहीं छुट्टी। आपने ये एग्जाम्पल बेटा खुद कर लेनी है। ये एग्जाम्पल आई एज एन होमवर्क आपने करना है। और ये चैप्टर आपने, कोई और चीज तो नहीं, लॉस रह गया एक इसमें? एक रह गया परचेज एसेट थ्रू बैंकिंग चैनल, एक ये चीज रह गई है, लॉस रह गया है, बाकी तो कुछ नहीं बचा है ना।
अच्छा, इफेक्टिवली इसमें सिर्फ दो चीजें बची हैं, बाकी इसमें इफेक्टिवली दो चीजें बची हैं। फाइल मैं आपको आज शेयर कर देता हूँ। फाइल जो है, जो इसकी, अभी मैं इंशाल्लाह ताला आपको, इनकम फ्रॉम सैलरी की, उसमें मैंने कंटेंट्स बनाए हुए हैं, वो बहुत जबरदस्त फाइल है। उसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, सिर्फ शेयर फ्रॉम यूपी नहीं है, चैप्टर 6 तक जो है, यहाँ तक मैंने समरी और कंटेंट्स बनाए हुए हैं। अभी मैं बैठ के उसको रिव्यू करता हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, आप उसको फोटोकॉपियर पे प्लेस करवा दीजिएगा, और आज का लेक्चर जो है वो यूट्यूब के ऊपर भी दोनों लेक्चर अपलोड कर लें, ताकि उसकी तैयारी कर लें। ठीक है। मंडे से इसके तो जो इशू है उनको, और प्लस इसके जो पास पेपर है उसको देखेंगे, ताकि ये हमारा एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट। अब समझेंगे तकरीबन तकरीबन हम चैप्टर 10 की तरफ जा रहे हैं, प्रैक्टिस की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।